नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बायोलॉजी का पेपर देखेंगे जो कि आप सेंटर एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल देख के जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं सभी को शेयर कर दे एक बार, ताकि सभी लोग यहाँ पहुंच सके। जैसा कि आपको बताए थे कि कल से जो है वो आपका बायो का शुरू हो जाएगा। तो आज यानी 9 अक्टूबर से बायो की क्लास शुरू कर दी गई है, ठीक है। दोपहर के डेली 2 बजे आपकी बायो की क्लास, एक दिन बायो और एक दिन मैथ चला करेगी। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही ये क्लास शुरू की गई है। तो जैसा आप लोग का, ठीक है, देखें कि आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दे और आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की विशेषता क्या है। इसमें भी आपको 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, ज्यादा का जवाब देकर मत आना। 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, बताइए फटाफट, गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषताएं हैं। आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषताएं हैं। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुवांशिकता सक्रिय होता है। जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है। देखो, जब क्लास शुरू नहीं हुआ था तो बहुत बच्चे लोग बोल रहे सर बायो का क्लास लाइए, बायो का क्लास लाइए। और जब शुरू किया गया है तो बच्चे लापता है, इसीलिए बायो की क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आज पहली और लास्ट क्लास हो जाएगी आज की। चलिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनो, शेर, बाघ या काला बाघ। क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऐसे तो है उत्तराखंड में, लेकिन इसमें बाघ पाया जाता है इसलिए ये विख्यात है, ठीक है। बंगाल टाइगर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, हाइब्रिड विगर या संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग, विनिमय, काइजोमा, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर करो। हाइब्रिड विगर किस घटना के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉसिंग ओवर, बी, सी या डी। 3 का फटाफट आंसर करें और सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है साक्षी पांडे और रुखसाना अंजुम का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विषम युग्मता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का अवशेषी अंग कौन होता है। अब कितना जूम करेंगे, अब जूम करेंगे तो स्क्रीन से आपका बाहर हो जाएगा। देखो इतना जूम ठीक है ना। मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है, अंगूठा, पिन्ना, कॉकिक्स या पेल्विक। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 का भी आंसर आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए कॉकिक्स, ठीक है। कॉकिक्स जो होता है वो आपका वेस्टिकल ऑर्गन्स होता है, ठीक है। बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर आता हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा जो है किसमें पाया जाता है, इंग्लिश में देख लो। हिमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, हिमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड किसमें पाया जाता है, रैबिट में, ह्यूमन बीइंग में या हॉर्स में, किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, मानव में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। जो भी बी के साथ क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल शानदार आंसर आता हुआ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं सभी का आंसर सही है ना। बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है, कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? Which pollinator is not attracted by the scent of flower? फ्लावर के सेंट से कौन अट्रैक्ट नहीं होता है? कौन सा पॉलिनेटर जो है वो फूल के सेंट से अट्रैक्ट नहीं होता है? मॉथ, बटरफ्लाई, वर्ड या बैट? बैट यानी चमगादड़, बैट मतलब बल्ला मत समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, रोज क्लास आज से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, डेली क्लास की टाइमिंग जान लीजिए क्या है। दोपहर के 2 बजे से डेली एक दिन मैथ और एक दिन आपका बायो होगा। शाम के 7 बजे से डेली आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। रात के 8:45 से डेली आपका हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, और सब्जेक्ट की क्लासेज चल रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण बताएं। एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट इन द मैन इज। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने पिन किया है कमेंट लाइव चैट में, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। देखिए मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का रंग या नाक का आकार? क्लास की टाइमिंग नीचे शो हो रही है पीला कलर से, उस पर नजर डालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छे, 7 का भी आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे। स्किन कलर है ना, स्किन कलर जो है मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है। त्वचा का रंग, त्वचा का रंग जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बहुत सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर, जो कैंसर पैदा करता है। कार्सिनोमा, कार्सिनोजन, ऑन्कीजीन या मेटास्टेसिस? बताइए क्वेश्चन नंबर 8। वह कारक जो कैंसर पैदा करता है, द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड। चलिए 8 का भी आंसर आने लगा है। कुछ बच्चे अब बी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए, नीचे ऑप्शन है इंग्लिश का, बताइएगा ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर करेंगे। कार्सिनोन, कार्निजोन या ऑन्कीजिन? चलिए फटाफट सभी का आंसर आ चुका है, सी के साथ बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, न्यूक्लिक कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? मैथ की क्लास भी कल होगी। चलिए 9 का फटाफट आंसर आ चुका है। याद रखेंगे 2 प्रकार के, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी 2 के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, देखो ऑल सब्जेक्ट हो रहा है, अब ये नहीं बोलो कि ये करिए ये कीजिए, सभी सब्जेक्ट हो रहा है। बस खुद को एक्टिव रखिए चैनल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन होती है मैं 2 घंटा 3 घंटा पहले टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ किस टाइम में ये क्लास है। एक पारी तंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर क्या होता है? द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक पारी तंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का, सेकेंडरी प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर? क्वेश्चन नंबर 10, एक पारी तंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पादक, उपभोक्ता या उपभोक्ता? याद रखिएगा इसमें प्रोड्यूसर होता है ना, सही जवाब है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होता है, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए जो भी ए पे क्लिक किए सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जीन का नाम बताएं, उस जीन का नाम बताएं
जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है? ठीक है, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सी या डी? उस जीन का नाम बताएं जो सक्रिय हो गया तो कैंसर का कारण बन सकता है। नेम द सेलुलर जीन्स which when activated can cause cancer. ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑप्शन सी या डी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां पे ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स दोनों सही है, तो सही जवाब क्या होगा? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर सही। ठीक है, सिर्फ ए नहीं होगा, सी भी होगा इसमें। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कारण होता है। चलिए अगला सवाल, जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गन कैन इंट्रोड्यूस जीन इनटू सेल विद द हेल्प ऑफ। जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करता है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाजमिड्स या माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं? चलिए फटाफट सभी का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर है सूक्ष्म दर्रे, है ना, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सैवर क्या है? फ्लेवर सैवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए ये तो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी आज हम आपको देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देंगे, ठीक है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनल में आपको 80 to 90% एकदम दावा थोप कर आए, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव पे भी फोकस करेगा और इसके लिए आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का असाइनमेंट है, जिससे बाहर आपका सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ कंबाइन लेते हैं तो आपको 1000 रुपये में सब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, जिसे पढ़कर आप 80 to 90% या 90% प्लस भी ला सकते हैं अगर आप पूरा इसे याद कर लेते हैं तो। लेने के लिए 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे कर स्क्रीनशॉट भेजना है और उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका 3 महीना है और ये 3 महीने जो है वो आपको रिजल्ट लाने के लिए जी जान मेहनत करना है, तो बिल्कुल इसे ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए सही जवाब आ चुका है 13 का, टमाटर। याद रखिएगा, बहुत अच्छे टमाटर का फोटो भी डाल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल है 14, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किसमें उपस्थित रहता है? सीधा पिरामिड किसमें रहता है? वन में, घास स्थल में, झील में या तालाब में? संख्या का सीधा पिरामिड किसमें रहता है? द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन द बीच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फिर से ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है, किसमें अनुपस्थित रहता है ये पूछा है, किसमें नहीं रहता है, किसमें नहीं रहता है बाबू ये पूछा है, किसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है, किसमें एब्सेंट रहता है, ध्यान से देखिएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक या पॉन्ड। 14 किसमें नहीं रहता है? चलिए बहुत अच्छे, फॉरेस्ट के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट में अपराइट पिरामिड एब्सेंट होता है ना। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोगों के आंसर हम बिल्कुल सही आ रहे हैं एक एक क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता है, which is not recycled in ecosystem, which is not recycled in ecosystem, पारितंत्र में किसका रिसाइकल नहीं होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, जल या ऊर्जा? पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? 15 का फटाफट आंसर करेंगे, 15। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं,
देखो ऑक्सीजन का भी हो जाता है, जल का भी हो जाता है, नाइट्रोजन का भी हो जाता है, लेकिन एक बार जो ऊर्जा समाप्त हो गई उस ऊर्जा को हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनर्जी का इकोसिस्टम में रिसाइकल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वैसे स्पर्म, ठीक है, जो स्खलन नहीं करते हैं वे पुनः कहां चले जाते हैं? Aspartasa which are not excreted are reabsorbed in the scrotum, vas effecens C या D, वृषण कोश, vas effecens C या D। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो वापस कहां चले जाते हैं? 16 बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा, पुनः वो चले जाते हैं शुक्र वाहक में चले जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? संयोजिक उत्तक किस भ्रूणीय परत से बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रॉयक लेयर? संयोजिक उत्तक किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोमेसोडर्म या एंडोडर्म? 70। चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, जो कॉल कर रहे हैं थोड़ा कॉल नहीं कीजिए। ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए संयोजक उत्तक किस भ्रूणीय उत्तक परत से बनते हैं? 70। याद रखिएगा मेसोडर्म से बनते हैं। सही जवाब है मेसोडर्म, बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है यह आपको बताना है। एक्स क्रोमोसोम इज एसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, मेटोसेंट्रिक या टिग्रोसेंट्रिक? एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर करेंगे। 18 बताइएगा। एसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, मेटोसेंट्रिक होता है? चलिए सही जवाब है मेटोसेंट्रिक। जो भी सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो मेटोसेंट्रिक होता है। अभी तो क्लास शुरू हुई है बच्चे, है ना, अभी तो 18 क्वेश्चन किए ही हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, एलोसोम्स किसका नाम है? एलोसोम्स किसका नाम है? एलोसोम्स आर द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र पर सूजन या ऑप्शन नंबर डी? एलोसोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। जो बच्चे सिर्फ बायो का सब्जेक्टिव नोट्स लेना चाहते हैं वो एक सब्जेक्ट का 400 रुपीज में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको असाइनमेंट लेना होगा और इससे बाहर 100% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप 400 में ले सकते हैं। 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इसी व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलो फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है 19 का ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, फीताकर्मी या हाइड्रा? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है यह आपको बताना है। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में देख लीजिए। एंडोगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट आंसर करेंगे। क्या बात है, सी 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 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे।
ठीक है, जिसे याद नहीं है बस याद करते चलेंगे। मध चक्र में किसमें पाया जाता है? मध चक्र, मध चक्र किसमें पाया जाता है? ऑस्ट्रस साइकिल, मध चक्र किसमें पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? मैन, मंकी, काउ या ऑल ऑफ दिस? और जो बच्चे पांचों सब्जेक्ट का चाहते हैं कि सब्जेक्टिव मिल जाए, उन्हें पांचों सब्जेक्ट का चाहते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जिसके बाद वो टेंशन फ्री हो जाए कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, उन लोगों को बता दूं कि अगर पांचों सब्जेक्ट का चाहते हैं तो केवल और केवल 1300 रुपया में आप पांचों सब्जेक्ट ले सकते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। नंबर आपका वही है 9504510500 पे, फोन पे या गूगल पे। चलिए बहुत अच्छे। मध चक्र किसमें नहीं पाया जाता? चलो ये तो सबको बता देगा मध चक्र किसमें पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाय, ठीक है। चलिए सभी का आंसर सही है, जो भी गाय पे क्लिक किए हैं एक एक बच्चा का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन पे एक नजर डालिएगा, उसके बाद ही आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए सभी का आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, राजस्थान, यूपी या मध्य प्रदेश? 22। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ स्थित होगा, नाम है रणथंभौर, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, स्थानिक पौधा कौन सा है? विच वन इज एन इंडेमिक प्लांट? देखिए क्या पूछा है, इनमें स्थानिक पौधा कौन सा है? इंडेमिक प्लांट पूछ रहा है, ठीक है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है तो इंग्लिश नीचे है, ठीक है। बताइए कौन जो है इंडेमिक प्लांट है? रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया या साइनोडॉन या निफेथिस? 23। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, 23 ऑप्शन नंबर डी। मुस्कान खान, जब बोलेंगे नहीं तो बच्चे आएंगे कैसे, समझा कीजिए, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। सही जवाब है निपेथियंस खासियाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जीन क्लोनिंग में, अगला सवाल, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? ट्रांसपोसोम, इंट्रॉन, प्लाज्मिड या एक्सॉन? 24 का आंसर कीजिएगा। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? 24। क्या बात है, कुछ बच्चे तो एकदम धमाका किए हुए, आंसर एकदम फटाफट करते हुए। चलिए सी, बहुत अच्छे, सभी का सी आता हुआ। प्लाज्मिड बिल्कुल सही जवाब है, जो भी सी के साथ गए हैं प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किसके कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग? बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट या एनिमल्स? जीवाणु, विषाणु, पौधे या जंतुओं को? 25 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है 25? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बनता है। चलिए बहुत अच्छे, पौधों के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स को, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौधों को। नेक्स्ट,
पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज यूजफुल इन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन किसमें रहता है? प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में या डीएनए प्रबंधन में? 26 का आंसर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे साक्षी पांडे आपका करीब करीब टोटल क्वेश्चन अब तक सही है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? 26 का आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, शानदार, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। डीएनए प्रबंधन में बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ऑप्शन डी के साथ गए हैं, डीएनए प्रबंधन में पॉलीमरेज उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनवेलिया के कांटे क्या है? ट्रेंडिस ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया आर समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग या ऑप्शन नंबर डी? 27 का आंसर करिए। कुकुरबिटा के ट्रेंडिस और बोगनवेलिया के कांटे क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, बहुत अच्छे, याद रखिएगा, ये होमोलोगस ऑर्गन्स में आते हैं। किसमें आते हैं? समजात अंग में आते हैं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? डार्विन फिंच शो, डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता या अनुकूली विकिरण? 28 का आंसर करेंगे। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, बी, सी या डी? 28। प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता। तो याद रखेंगे, डार्विन के फिंच जो है अनुकूली विकिरण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं। जो भी डी पे आंसर किए हैं आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत अच्छे, दिव्या लेट हो गया। चलिए, अगला सवाल 29। ऑर्क्योपेटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक तरी है? बताएंगे। ऑर्क्योपेटेरिक्स है ना, ये जो है किसके बीच जो है कनेक्टेड लिंक है? उभयचर सरीसृप, बी, सी या डी? 29 का आंसर करेंगे। क्या ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का है या एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के बीच का है? 29। देखिए, जहां तक बात की जाए ऑर्क्योटेरिक्स का, ठीक है, तो ये किसके किसके बीच जो होता है लिंक काम करता है? तो याद रखिए, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का, है ना। सरीसृप और पक्षी वर्ग की योजक तरी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल। क्या बात है। चलिए, बहुत लोग यहाँ पे फोन पे कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी फोन पे कर रहे हैं वेट कर लीजिए, क्लास के बाद आपका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? अ डिहाइब्रिड कंडीशन इज, डिहाइब्रिड कंडीशन कौन सा है इसमें? ए, बी, सी या डी? बताना है। डिहाइब्रिड, इसमें कौन सा डिहाइब्रिड है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। द्विसंकर इसमें कौन है? चलिए, बहुत अच्छे, सी के साथ कुछ बच्चे जा रहे हैं और कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो भी सी के साथ गए हैं आपका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अगला सवाल, जीनों के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीनों के विभिन्न रूपों को डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? पूरक जीन, विषम युग्मन जीन, समपूरक जीन या ऑप्शन नंबर डी? 31 का आंसर कीजिएगा। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री जीन, बी, सी या डी? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा
तो बिल्कुल लास्ट तक जुड़ रहे हैं और सब्जेक्टिव भी लास्ट में आपको दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। डी के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं, एली बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? टैप्टल कोशिकाएं क्या दर्शाती है? ये जो टैप्टल कोशिकाएं है ये क्या दर्शाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटिस विभाजन या एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता। टैप्टल कोशिकाएं क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। टैप्टल कोशिकाएं क्या दर्शाती है बताइए? समसूत्री, अर्धसूत्री, एंडोमाइटोसिस या एंडोमाइटेसिस और बहुगुणिता। जी हाँ, डेली क्लास, डेली डेली डेली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है एंडोमाइटोसिस और ठीक है बहुगुणिता बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश किससे बनता है? 33 है। भ्रूण कोश किससे बनता है? ऑप्शन आपका नीचे है, ऑप्शन नीचे है, ध्यान से देखिएगा। एम्ब्रियो सैक इज फाउंड बाय, एम्ब्रियो सैक इज फाउंड बाय। भ्रूण कोश किससे बनता है? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, मादा युग्मित भीर या मादा युग्मा। एम्ब्रियो सैक गुणसूत्र किससे बनता है? 33। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जरूर देंगे आप लोग। ये चैप्टर आप लोग का है ना, प्यारा चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं आप लोग इसे। सही जवाब है गुरु बीजाणु, मेगास्पोर। ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है? गुरु बीजाणु में। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? विच वन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए? ट्रांसफर आरएनए में इनमें से क्या पाया जाता है? आरंभ कूट, पतित कूट, सी या डी? 34 का फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, स्थानांतरण आरएनए में इनमें से क्या पाया जाता है? 34 का आंसर आरंभ कूट, पतित कूट, समापन कूट या विरोधी कूट। चलिए याद रखिएगा, इसमें एंटीकोडॉन पाया जाता है। एंटीकोडॉन का मतलब विरोधी कूट पाया जाएगा। एंटीकोडॉन जो भी डी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बताइएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। याद रखिएगा ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए होता है। क्या होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए। 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब वापस जूम कर लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन बड़ा था इसीलिए जूम छोटा करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरन। ऑपरन जो है एक जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अ जीन ऑफ ऑपरन विच फॉर्म द रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। ऑपरन एक जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, हाँ वो हो गया। चलिए अगला सवाल, ऑपरेन एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? 36 का आंसर करेंगे। ऑपरेटर, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन या संरचनात्मक जीन। याद रखिएगा क्या कहलाता है? रेगुलेटर जीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 36 के साथ जो भी सी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है। टेटनेस, टेटनेस का तो पता ही होगा। टेटनेस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय
टेटनस अफेक्ट? ये जो टेटनस का जो टॉक्सिन होता है वो किसे अफेक्ट करता है? जबड़े की हड्डी को, बी, सी या डी? 37 का आंसर करेंगे। टेटनस का जो विष होता है, जो टॉक्सिन होता है, वो किसे अफेक्ट करता है, किसे प्रभावित करता है? 37। देखिए, आपको देखे होंगे कि जब किसी को टिटनेस का जो लोहे से जंग कर लगता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये क्या करता है? वॉलेंट्री मसल को प्रभावित करता है। किसे? स्वैच्छिक मांसपेशियों को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस में क्या रहता है? एड्स वायरस में क्या रहता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए? 38 का आंसर करेंगे। एड्स विषाणु में क्या रहता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 याद रखिएगा, एड्स में सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं। जो बच्चे ए पे क्लिक कर रहे हैं और ये आरएनए होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है एड्स। सही जवाब है 38 का, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है? तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तंबाकू, ये भी पूछा जा सकता है तंबाकू में क्या रहता है, एक ही बात है। इसी कारण वो क्या होता है, एक एडिक्शन हो जाता है, एक नशा हो जाता है, लत लग जाती है। तो टोबैको में आखिर ऐसा होता क्या है जिसके कारण लत लग जाती है? कैफीन, हिस्टामिन, कोकेन या निकोटीन? टोबैको यानी तंबाकू में क्या रहता है ऐसा जिसका एडिक्ट हो जाता है इंसान, उसकी आदत पड़ जाती है? 39। याद रखिएगा, सबको पता होगा, ये बच्चा बच्चा जानता है कि निकोटीन रहता है। सही जवाब है निकोटीन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निकोटीन रहता है तंबाकू में, टोबैको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? घरेलू कचरा, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू कचरा किस प्रकार के पॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूट करता है, गठन करता है? डोमेस्टिक वेस्ट constitutes which type of pollution? Air pollution, effluents, biodegradable pollution या नॉन बायोडिग्रेडेबल pollution? 40 का आंसर कीजिएगा। घरेलू कचरा किस प्रकार का पोल्यूशन करता है? जो आपके घर में जो कचरे निकलते हैं। मैथ की क्लास कल होगी 2 बजे से ही, एक दिन मैथ, एक दिन बायो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। 40 का, क्या बात है, सी सी सी, बहुत अच्छे। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन बिल्कुल सही जवाब है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नांकित में कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग इज। चलिए मैथ नहीं तो कोई बात नहीं है, है ना, अल्टरनेट याद रखिएगा कि एक दिन बायो हुआ है तो दूसरे दिन मैथ होगा। ठीक है, और आपको अगर दिक्कत ना हो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव हो जाइए। सभी क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं किस टाइम में कौन क्लास है, सुबह में ही बता देता हूं। कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है, और उसमें लिंक भी मैं दे देता हूं, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। 41 याद रखिएगा, ई कोली। ठीक है, ई कोली जो होता है वो जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक बहुत फेमस है ये, और बताइए बॉम्बे डक होता क्या है? आप लोग खाए भी होंगे। बॉम्बे डक इज, बॉम्बे डक क्या है? 42 प्रॉन, फिश, एक्वेटिक बर्ड या मैरीन स्नेक? झींगा, मछली, जलीय पक्षी या समुद्री घोंगा? 42 का आंसर कीजिएगा।
टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो चलाया कीजिए, टेलीग्राम सेफ होता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का दिया गया है। बॉम्बे डक, भैया बॉम्बे डक मछली होता है ना, क्या होता है, मछली होता है। ऑप्शन नंबर बी, विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन के उदाहरण के साथ बताइए। एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विद एग्जाम्पल। हाँ साक्षी, कमेंट करके बताना, अभी नहीं, लाइव के बाद, है ना। बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन, कितने प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, उनके नाम लिखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर देयर, राइट द नेम। ठीक है, सभी का आपको नाम लिखना है। अगला है, आपको परिभाषित करना है, क्या परिभाषित देना है, डिफाइन द फ्लोइंग। क्लोनिंग साइट को और माइक्रो इंजेक्शन को आपको परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पे टिप्पणी लिखें। राइट कमेंट्स ऑन प्रैक्टिकल एडेप्शन इन एनिमल। नेक्स्ट, वंध्यकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेरिलाइजेशन, नेम एनी टू मेथड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किन्हीं चार आनुवंशिक रोगों के नाम बताएं। किन्हीं चार आनुवंशिक रोग के नाम बताइए। नेम एनी 4 जेनेटिक डिजीज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चार जेनेटिक लिख सकते हैं। इसको परिभाषित करना है, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, प्रभावी, या ऑप्शन नंबर डी अप्रभावी। ऑपरेंट को परिभाषित कीजिए और संघटक जीन के नाम बताइए। डिफाइन द ऑपरेंट एंड नेम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बायो का पीडीएफ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का अगर पीडीएफ लेते हैं सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन के साथ, तो 1000 रुपये में 9504510500 पे आप ले सकते हैं, फोन पे करके या गूगल पे करके। ठीक है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना है। एक सब्जेक्ट का आप लेते हैं तो आपको 400 रुपया ही मात्र लगेगा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताइए। जीव कोश से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन पूल। अपसारी और अभिसारी विकास में अंतर बताइए। अपसारी और अभिसारी विकास में क्या अंतर है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 12 हो गया। नेक्स्ट है, डिफाइन द कैटेगरी ऑफ 3 थ्रेटेंड स्पीशीज विद एग्जांपल। ये आप कोई भी संकट ग्रस्त जाति का नाम दे सकते हैं, ये कोई भी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है। पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है। व्हाट इज पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। चलिए संक्षिप्त विवरण दीजिए। पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, इसका वर्णन करें। नेक्स्ट देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार के खाद्य श्रृंखला का नाम बताइए। व्हाट डू यू स्टैंड बाय फूड चेन, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, यहां पे 2 फूड चेन का आपको नाम बताना है। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित रोग के रोगाजनक का नाम बताइए। है ना, इसमें नाम बताना है कि इसके रोग जनक कौन है। ठीक है, पूरा पीडीएफ अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पीडीएफ लेते हैं 3 सब्जेक्ट का तो 1000 रुपया लगता है। अगर ऑल सब्जेक्ट का लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो आपको मिनिमम 1300 रुपया आपको लगेंगे। ठीक है, 1300 रुपया ऑल सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का 1000 रुपया। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक। नेक्स्ट,
मीथेन के स्रोत और दुष्प्रभाव को बताइए, है ना। साइड इफेक्ट ऑफ मीथेन क्या होता है और इसके सोर्स क्या है। पुंकेसर और स्त्री केसर, स्टेमेन और पिस्टल का आपको डायग्राम बनाना होगा, जो कि आप पेंसिल से बनाएंगे। पेन से बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन आप पेंसिल का यूज कीजिए, ठीक है। यह आपको डायग्राम बनाना होगा। दो शर्करा उत्पादक पौधों का वैज्ञानिक नाम बताइए। नेम द साइंटिफिक नेम ऑफ 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ऑपरेंट संकल्पना से क्या समझते हैं। ऑपरेंट संकल्पना से क्या समझते हैं। लैक ऑपरेंट का सचित्र वर्णन करें। यहां पे भी आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका भी आपको डायग्राम बनाना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दें, ठीक है। एकीकृत पीड़क प्रबंधन क्या है। मुर्गी पालन क्या है, इसके लाभ बताएं। सूक्ष्म प्रजनन से क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो 22 में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपका है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिजैविक एंटोफेरेन में अंतर बताइए। जैव उर्वरक और बायोगैस में अंतर बताइए, ठीक है। यहां पे आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट देखिएगा 24, निम्नलिखित में किन्हीं दो का वर्णन करें। इसमें केवल दो का आंसर देना है। जीन विनिमय का वर्णन कीजिए, या इसमें 4 दिया गया है, किन्हीं दो का आपको आंसर करना है। याद आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है। याद आपको सभी करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, किन्हीं दो का आपको फिगर बनाना है। इनमें किन्हीं दो का आप डायग्राम बनाइए, स्केच बनाना है आपको, ठीक है। ए बी सी, 3 में से किसी दो का आपको डायग्राम यहां पे बनाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। जीनोम, बहुविकल्पता या घातक जीन। इनको क्या करना है, आपको परिभाषा लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग, इसको आपको परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा आपको डालना है, डिफाइन करना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। और जो 2023 का फाइनल एग्जाम का पीडीएफ लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव का खास करके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक तरह से आप क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, या पूरे बुक का आप उसे, ठीक है, ऑलराउंडर बोल सकते हैं, रामबाण बोल सकते हैं। वो पीडीएफ आ चुका है। ऑल सब्जेक्ट का अगर आप पीडीएफ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 5 सब्जेक्ट का, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। जिनका मैथ नहीं है वो बायो लेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। अगर 5 सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 1300 रुपये का फोन पे करना है 9504510500 पे। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ओनली 1000 रुपये का आपको फोन पे या गूगल पे करना है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और आपको तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद जो क्लास है वो आपका शाम के 7 बजे, अगली क्लास है शाम के 7 बजे केमिस्ट्री या फिजिक्स की, तो जरूर से जुड़िएगा। और उसके बाद रात के 8:45 में एक और क्लास है, वो है आपका हिंदी और इंग्लिश का, तो उसमें भी आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया गया है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। मिलते हैं शाम की क्लास में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, तो कमेंट करना जरूरी है। और जो बच्चे लाइक करते बिना किए हुए भाग जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वीडियो लाइक नहीं कीजिएगा तो कभी आपको कोई लाइक नहीं करेगा ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं शाम की क्लास में। सी यू एट 7 PM, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चलिए शेयर